पहला पंचांग दोष पढ़ने का दिन कि पहला पंचांग दोष हम कैसे देखें। हमने पिछली क्लास में किया था तिथि एंड वार। पंचांग होता क्या है? पंचांग 5 अंगों से बना है। पंच अंग, पंच एलिमेंट। पंचांग तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योगा। तिथि जल तत्व, वार अग्नि तत्व, नक्षत्र वायु तत्व, करण भूमि तत्व और हमारा योग आकाश तत्व। ठीक है, ये सारा मैंने इसमें लिखा हुआ है। तिथि वाटर, वार फायर, एयर, अर्थ एंड ईथर। तिथि होती क्या, मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। सबको पता है तिथियां, जैसे आज एकादशी है। ठीक है, हर आपके जिस दिन आप बोर्न हुए हैं उस दिन इस तरह सूर्य एक राशि में रहता है और चंद्रमा मूव करता है, तो एक तिथि का निर्माण होता है। ठीक है, अग्नि हमने जल तत्व सीख लिया। उसके बाद अग्नि, वार, वीकडे, जैसे आज मंगलवार है। अगर किसी का, बड़े ध्यान से सुनिएगा, पहला पंचांग दोष है सॉरी, अगर किसी का तिथि का स्वामी और वार का स्वामी, जैसे आज ट्यूसडे है तो आज का स्वामी बना मंगल टिल ट्यूसडे मॉर्निंग, मतलब वेडनेसडे सनराइज तक। ठीक है, और किसी का बर्थ है तृतीया तिथि, कृष्णा या शुक्ला, कृष्णा तृतीया शुक्ला तृतीया, तो उसके स्वामी कौन बनते हैं? मंगल। जैसे आज एकादशी है, एकादशी का स्वामी कौन है? मंगल। आज एकादशी है, आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे का स्वामी मंगल, एकादशी का स्वामी मंगल। तो आज के दिन जो बच्चा बोर्न होगा वो पंचांग दोष लेकर पैदा होगा। रीजन, उसका तिथि का स्वामी और वार का स्वामी एक ही हो जाता है। ठीक है, उसका क्या फल क्या आता है वो भी मैं बताऊंगी। अगर तिथि का स्वामी और वार का स्वामी, जैसे आज के दिन एकादशी है और मंगलवार है, तो एकादशी का स्वामी मंगल बनता है और मंगलवार का मंगल बनता है, तो दोनों का स्वामी जब एक हो जाता है तो ये पहला पंचांग दोष है समझने के लिए। अब इसको देखेंगे कैसे जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको देखिए पहले आप। इस यहाँ पे आपको आप सबका पंचांग आता है यहाँ पर नीचे, ये यहाँ पर क्रशर दिख रहा है आप लोगों को। तिथि, वैदिक वीकडे, नक्षत्र, योगा एंड करण। ठीक है, पांचों के पांचों एलिमेंट यहाँ पर आते हैं अपने, अपना खुद का पंचांग है ये पर्टिकुलर पंचांग। एक तो है 5 एलिमेंट है, ठीक है, 5 तत्व है, पूरी पृथ्वी में 5 तत्व है। एक अपने खुद की बॉडी के अंदर 5 तत्व है जो इस पंचांग से अपने को पता लगती है कि कौन सा एलिमेंट स्ट्रोंग है, कौन सा एलिमेंट कमजोर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तिथि कृष्णा प्रतिपदा सूर्य, इस कुंडली के अंदर, ये मैंने कुंडली खोली है, अभी की कुंडली नहीं खोली, कुंडली खोली किसी और की। कृष्णा प्रतिपदा, इसके सूर्य बनते हैं, और संडे इसके भी सूर्य बनते। ठीक है, तो ये पंचांग दोष के अंदर आया। अगर मैं आज की कुंडली खोलूं, अभी इसको नहीं करके न्यू खोल कर देती हूँ, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कृष्णा एकादशी मंगलवार, मार्स एंड ट्यूसडे मार्स, तो आज ये एक पंचांग दोष के अंदर है। अब इसका पहला एलिमेंट है अगर दोनों सेम हो जाए, पहला एलिमेंट। दूसरा है स्वामी अलग अलग है लेकिन साथ बैठ जाए कुंडली में। जैसे आज एकादशी है तो एकादशी का स्वामी बना मंगल, और मान लीजिए वेडनेसडे है, मान लीजिए उसका स्वामी बना मरकरी, तो मरकरी और मार्स कुंडली में एक ही भाव में एक साथ बैठ जाए युति में, युति में, ये दूसरा टाइप का पंचांग दोष है। मतलब समझ गए क्यों? क्योंकि जल तत्व और अग्नि तत्व का साथ में बैठना, दोनों ऑपोजिट एलिमेंट है, जल और अग्नि। ठीक है, तो वो एक दूसरे को नहीं फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकते। तो जल और अग्नि एक ऑपोजिट एलिमेंट होने की वजह से वार और तिथि का स्वामी अगर कुंडली में एक ही ग्रह हो जाए या एक साथ बैठ जाए तो ये कुंडली में एक तरह से पंचांग दोष है। जो फल इसका क्या आएगा? फल इसका आएगा या तो शादी में दिक्कत देगा, क्यों? क्योंकि जल तत्व तो शादी है, तिथि। ठीक है, या वो वार क्या है? हेल्थ, अग्नि। हेल्थ अगर आपकी सबसे, अगर आपकी अग्नि बैलेंस है, आपका पित्त बैलेंस है, तो आपकी हेल्थ अच्छी है। ठीक है, तो या तो वो हेल्थ में दिक्कत देगा या आपके वो शादी में दिक्कत देगा। ठीक है, पहला पॉइंट। अगर मेरे से ये आप पूछो कि मैडम ये कैसे पता लगेगा कि दोनों में से किस में दिक्कत देगा, ठीक है, ये कुछ दिन प्रैक्टिस में आपको खुद पता लगेगा। और जनरली हमसे सीधा पूछ लेते हैं लोग जातक से
कि आपका ये मुझे दिख रहा है, वो खुद ही बोल देता है मेरे हेल्थ में बहुत दिक्कत है। मैंने कहा इस पंचांग दोष का फल ये होता है, ठीक है, लेकिन कुछ कुंडलियों में दिख भी जाता है, वो भी मैं बताऊंगी कैसे दिख जाता है। हर कुंडली में नहीं दिखता, पर कुछ में अपने को क्लियर दिख भी जाता है, ठीक है। तो ये पहला पंचांग दोष है, तिथि और वार का स्वामी का साथ बैठना। जब भी अपने पास चार्ट आता है, कोई भी चार्ट आता है, कोई भी एनी चार्ट, सबसे पहले हमें उसका साइड पे नोटबुक पे, मैंने बोला कुंडली बनाइए और साइड पे पूरा पंचांग लिखिए उसका। अभी हमने 2 एलिमेंट किए हैं तो 2 ही लिखिए भले, ठीक है, तिथि एंड वार। उसके बाद, इसके बाद हमारे पास कुछ चीजें आज के समय में ऐसी आती हैं, इसको हमने समझा, ठीक है। मैं कुंडली में पहले आपको दिखा देती हूँ, एक और कुंडली दिखाती हूँ, आपको समझ आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। जो सेम है वो तो मैंने आपको बता दिए कि अगर सेम बन जाता तो ये फल आएगा, और अगर सेम नहीं बनते हैं, अगर सेम नहीं बनते हैं, जैसे इस कुंडली में आप देखिए, तिथि है कृष्णा द्वादशी, द्वादशी का स्वामी कौन बनता है? मरकरी, ठीक है। और संडे, संडे का स्वामी कौन बनता है? सूर्य, ठीक है। ऐसे फल के लिए ज्यादातर में अफ्लिक्शन भी होना चाहिए मैक्सिमम। वैसे वैसे बिना अफ्लिक्शन भी थोड़ा अफ्लिक्शन चाहिए होता है फल बोलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए छठे भाव के अंदर सूर्य और मरकरी साथ में बैठे, दिख रहे हैं आप सभी को, ठीक है। और उनमें आप देखिएगा, मैं बड़ा कर देती हूँ थोड़ा, हाँ, सूर्य और मरकरी साथ बैठे हैं और साथ में सैटर्न और राहु बैठे। पहला तो पंचांग दोष, ठीक है, वो पंचांग दोष बन रहा है छठे भाव में, ठीक है, सूर्य की शत्रु राशि, ठीक है, सैटर्न और राहु के साथ में बैठे, ठीक है। ये अपने आप में दिखा रहा है ना कि शादी और हेल्थ इश्यू दे रहा है ना, दिख रहा है सबको साफ, ठीक है। इनकी स्टोरी मैं बताती हूँ। ये एक फीमेल चार्ट है, और जब मेरे पास आया था कंसल्टेशन के लिए, तो मैंने इनसे पूछा था हेल्थ कैसा है आपका। तो इन्होंने मुझे बताया था कि मेरी शादी के बाद से ऐसे कोई बड़ा है सीवियर हेल्थ इशू नहीं है, बट ऐसा होता है कि बॉडी में एनर्जी नहीं है। सूर्य संडे, तो बॉडी में ना ऐसा हर वक्त फील होता है कि बॉडी में एनर्जी नहीं है। बस आती हूँ घर आके, बस बिस्तर पे जॉब करके आती हूँ, घर आके बिस्तर, फील ही नहीं होता कि मेरी बॉडी में एनर्जी, ठीक है। और मैंने शादी का पूछा, शादी हमेशा बड़ा ध्यान से शादी के टॉपिक पे डिस्कस करिएगा। हम हमारे पास जो जातक आते हैं उनको हम पॉजिटिविटी देने के लिए आते हैं, नेगेटिविटी के लिए नहीं आते हमारे पास। ये ऐसा नेगेटिव थॉट उनके दिमाग में नहीं डालना है कि वो उसी को सोचते रहे। तो शादी के लिए जब आते हैं ना, तो हमें ये पूछना होता है, जैसे इनका है सेम हो गया, तो मैंने पूछा और आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं, बस सिंपल ऐसे ही, तो बोले मेरी जॉब दिल्ली में है, मेरे हस्बैंड हरियाणा में कहीं जॉब करते हैं, और हम लोग महीने में एक बार मिलते हैं। तो ये भी अपने आप में दिक्कत है ना, कि मेरे को वहां रहना पड़ रहा है उनके बिना, और उनको मेरे बिना वहां रहना पड़ रहा है। ये भी एक तरह से दिक्कत ही है, ठीक है। तो शादी की प्रिडिक्शन करते वक्त, जैसे आगे, जैसे कल मेरी क्लास में मैंने डिवोर्स के कब होगा वो सिखाया लास्ट क्लास में। तो वहां मैंने बहुत बार बोला कि जब तक आपसे पूछा ना जाए नेगेटिव प्रिडिक्शन ना करिए। डिवोर्स अगर कोई आके पूछ रहा है भी मेरा कब होगा, मेरा कोर्ट केस चल रहा है, जो भी चल रहा है, ऐसे खुद से नहीं बोलना है कि भाई तेरी कुंडली में डिवोर्स है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा ऐसी चीजों के लिए कि हम प्रिडिक्ट नेगेटिव ना करें, सामने वाले को नेगेटिव ना बना दें। तो पहला पंचांग दोष, तिथि और वार के स्वामी का साथ में बैठ, ये इतना सबको समझ आया? क्लियर है सबको? एक होना या साथ बैठना। अब आपको जब भी शादी और देखना है, तो पहले इनको नोटिस करना है कि ये तो नहीं है। अभी आप जब अपने आसपास के चार्ट देखेंगे जो स्टिल अभी तक अनमेरिड है ना, 86 87 के चार्ट होंगे या स्टिल अनमेरिड है, तो उनमें आप जाके देखिएगा, आपको ये इशू दिखेगा। जो अभी तक अनमेरिड है, एज 40 के आसपास हो गई है, एक बार उनके चार्ट खोलिएगा, आपको यहाँ पर या तिथि बहुत अफ्लिक्शन में दिखेगी या पंचांग दोष के अंदर तिथि दिखेगी आप, ठीक है। दूसरा कारण और उसका बनता है, दूसरा कारण आज हम देखते हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है नक्षत्र, ठीक है, वायु तत्व। नक्षत्र को मैं दो दो क्लास के अंदर करवाऊंगी, ठीक है। पहले हमें क्या देखना है नक्षत्र में, पहले हमें क्या देखना होता है वो देखिए, क्योंकि आजकल लोग आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर ने ना मतलब बच्चे चाइल्ड बर्थ का सिजेरियन है, ये टाइमिंग दे दिया। तो स्टूडेंट पूछते हैं कि मैडम इसका रिप्लाई कैसे करें, इसका भी तो रिप्लाई करेंगे ना, इसका रिप्लाई कैसे करें। तो उस चीज को समझने के लिए
नक्षत्र के, ये बेसिक नॉलेज नक्षत्र की अपने को होनी चाहिए। यहाँ बैठे बहुत सीनियर है, उनको कुछ को पता भी होगी, पर एक बार मेरे को एक्सप्लेन करना जरूरी है कि आपको ये पॉइंट भी पता होना चाहिए कि इन चीजों को हम देखें। तो जब भी आप संतान के लिए प्रिडिक्ट करते हैं कि ये टाइम पे आप करवा लो या इस डेट का करवा लो, तो देखिएगा पंचांग दोष तो नहीं है उसकी कुंडली में। पहला तीन पंचांग दोष मैं सिखाऊंगी, 3 पंचांग दोष होते हैं, पहला मैंने आज सिखाया। ठीक है, आज हमारा तीसरा टॉपिक है पंचांग में से नक्षत्र। नक्षत्र 30 डिग्री का राशि होता है, सबको पता है। राशि जो हाउस का डिग्री है 360 डिग्री का पूरा भचक्र है, कुंडली पूरी 360 डिग्री की है, और 30 डिग्री का इसका राशि होता है। 30 डिग्री के अंदर भी आगे इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है 27 नक्षत्र के अंदर। तो अगर हम 360 का जो भचक्र है उसको 27 से डिवाइड करते हैं, तो एक नक्षत्र की डिग्री आती है 13 डिग्री 20 मिनट, या 13 अंश 20 कला। ठीक है, ये इसकी डिग्री आती है अगर आप डिवाइड करते हैं। तो एक नक्षत्र की डिग्री कितनी है, जैसे जो अश्विनी जिसको बोला जाता है, नाम है भरणी, कृतिका, आपने सुना होगा। अश्विनी की 13-20 है, भरणी की 13-20 है, कृतिका की 13-20 है। 13-20 करके को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 वापिस आ जाएगा। ठीक है, अब एक राशि के अंदर अगर हम देखते हैं कि कितने नक्षत्र आते हैं, तो 13-20, 13-20 और 3-20, 30 डिग्री का ये कवर करने के लिए। तो अगर मैं मेष राशि से शुरू करती हूँ, अश्विनी 13-20 तक यहाँ पर आएगा, फिर भरणी आएगा 13-20, और कृतिका का एक पोर्शन, एक चरण जिसको बोला जाता है, वो आएगा यहाँ पर बचे हुए इसमें। ठीक है, फिर कृतिका के 3। मेरा ये लिस्ट तो मैं दे दूंगी, पर मेरा ये मानना है कि कोशिश करिए कि आप अपने हाथ से इसको बना के लिखें कि किस राशि में कितने, कौन सा नक्षत्र आता है, सीक्वेंस में यहाँ पर आपको दे रही हूँ। ये सीक्वेंस समय के साथ, अभी अगर आपको याद नहीं होता है नो इशू, समय के साथ आपको याद हो जाता है। इसका फोटो खींच के आप अपने सामने लगा सकते हो कि पहला नक्षत्र अश्विनी है, नो अश्लेषा नवा है, या जो भी है, ये इनका सीक्वेंस ऐसे ही रहता है। इनका सीक्वेंस इसलिए है क्योंकि इन्हीं से हमारे विंशोत्तरी महादशा का निर्माण होता है। ठीक है, जिस नक्षत्र में आपका ये जन्म नक्षत्र देखा जाता है, चंद्र नक्षत्र, चंद्र जिस नक्षत्र में है वो आपका जन्म नक्षत्र है, और जिस तिथि भी वैसे निर्माण होता है, वार सब पंचांग के ही पाठ है। तो आपका जो नक्षत्र होगा, किसी का यहाँ पे रोहिणी होगा, किसी का आद्रा होगा, किसी का, तो उससे आपकी विंशोत्तरी महादशा का निर्माण होता है। अश्विनी और केतु के ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में ये लिखे जाते हैं। अश्विनी मघा मूला केतु के हैं, भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा वीनस के हैं, ये आप सभी को पता है। और हमारी जो महादशा है विंशोत्तरी महादशा, उसका भी सीक्वेंस यही रहता है। बस डिपेंड ऑन कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हो, सीक्वेंस वहां से शुरू होगा। ठीक है, मान लीजिए आप में से कोई श्रवण नक्षत्र का है, तो आपका पहला मून है और फिर ये सीक्वेंस शुरू होके फिर केतु आएगा। ठीक है, सब नॉर्मल जर्नल सीक्वेंस ये है, पर आपका खुद का जो सीक्वेंस है वो आपके नक्षत्र से पता लगता है कि आप किस नक्षत्र में जन्म लिए हो। और ये नक्षत्र भी सेम पंचांग में जहां पर हम देखते हैं, और वो स्वामी भी वहां पर लिखा हुआ आता है। ठीक है, उसके बाद हर नक्षत्र के स्वामी बनते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिडिक्शन करने के लिए, कि हम नक्षत्र से प्रिडिक्शन कैसे करेंगे। समय के साथ हमें ये याद हो जाते हैं। ठीक है, अश्विनी के अश्विनी कुमारा, भरणी के यमा। अब किसी के यम है तो आप समझ सकते हैं उस नक्षत्र की एनर्जी क्या है। अगर यमराज किसी नक्षत्र के स्वामी बनते हैं, देवता बनते हैं, तो आपको खुद को समझ आ रहा है कि इस नक्षत्र की एनर्जी क्या है। ठीक है, आद्रा के स्वामी बनते हैं रुद्र, तो आपको खुद को समझ आ रहा है उसकी एनर्जी क्या है। रुद्र किस लिए अवतार लिया था ना। तो ये इस तरह से इन देवताओं से हम, विश्वकर्मा है, चित्रा के विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा आर्किटेक्ट थे उस टाइम के आर्किटेक्ट। तो इस आदमी में कितना कला होगा, कितना आर्टिस्ट होगा ये चित्रा वाले। ठीक है, हाथ में कला होगी। इस तरह से हम ज्येष्ठा, जैसे अनुराधा के मित्र बनते हैं, मित्र बनते हैं, तो अनुराधा वालों के दोस्त ही बुरे टाइम, गलत टाइम पे या बुरे टाइम पे उनके मतलब हेल्प करते हैं। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अनुराधा नक्षत्र के लिए। तो इनको प्रिडिक्शन करने का ये तरीका है। ठीक है, इस कोर्स के अंदर पूरा डिटेल में नक्षत्र नहीं आ सकता क्योंकि नक्षत्र बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ, मैं बेसिक तरीके जरूर बताऊंगी कि आप प्रिडिक्शन कैसे निकाल सकते हो।
और हमें क्या देखना चाहिए। नक्षत्र स्वभाव दर्शाता है और जीवन बताता है। जीवन क्यों? क्योंकि विंशोत्तरी महादशा का जैसा आपका विंशोत्तरी दशा चल रही है वैसा आपका जीवन निकलता है, जैसी आपकी दशा है, तो फिर नक्षत्र से ही आपके जीवन का पता लगता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है गंडमूल नक्षत्र, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि बच्चा का जब टाइम निकाल के देते हो तो ये 6 नक्षत्र को प्लीज अवॉइड करिएगा। चंद्रमा अगर उस दिन इन 6 नक्षत्र में हो, अश्विनी, मघा, मूला, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, 3 बुध के और 3 केतु के, तो कोशिश करिएगा कि उस दिन वो नक्षत्र ना हो, कोशिश करेगा। और स्पेशली ये एक सेकंड, गंडांत का निर्माण कैसे होता है? गंडांत का निर्माण होता है जैसे हम नक्षत्र में, मैं बताती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर देखिए आप, मघा से लेकर ज्येष्ठा तक एक सीक्वेंस पूरा होता है 9 का, ठीक है। मूला से लेकर और पूर्वा रेवती तक एक सीक्वेंस कंप्लीट होता है। अश्विनी से लेकर अश्लेषा तक, तो केतु से लेकर बुध तक 9 नक्षत्र पूरे होते हैं। फिर केतु से लेकर फिर ज्येष्ठा तक बुध के 9 नक्षत्र पूरे होते हैं। ये 9 का सीक्वेंस। तो जो ये पहला सीक्वेंस है ये कर्क राशि पे खत्म हो जाता है, मेष से लेकर कर्क राशि। जो दूसरा सीक्वेंस है वो सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि में खत्म हो जाता है। और जो तीसरा सीक्वेंस है वो अपना धनु राशि से शुरू होकर मीन राशि में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो मेष राशि क्या है? अग्नि, खत्म कहाँ होता है? कर्क, जल, ठीक है। फिर सिंह राशि क्या है? अग्नि, खत्म कहाँ होता है? स्कॉर्पियो, वृश्चिक, जल। फिर मूला, धनु राशि क्या है? अग्नि राशि, और खत्म कहाँ पे हो रहा है? जल, पाइसिस। तो यहाँ पर जो मैं समझाना चाह रही हूँ, आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये कर्क राशि, कर्क राशि की डिग्री, एंडिंग की डिग्री 29.59, ठीक है। ये चंद्रमा से ही इसका निर्माण होता है, हम बाकी ग्रहों को नहीं देखते, ठीक है। हम देख देते हैं अभी गंडांत पॉइंट में पहुंचा हुआ है तो थोड़ा एनर्जी हाई होगा, उससे ज्यादा हम नहीं देखते किसी ग्रह को। गंडांत पॉइंट बनता है जल और अग्नि का जब मिक्स होता है। 4 नंबर और 5 नंबर राशि, 4 नंबर राशि जल, 5 नंबर लियो राशि अग्नि। जब जल और अग्नि जिस पॉइंट में मिलते हैं वो गंडांत पॉइंट है, ठीक है। तो ये चंद्रमा 4 नंबर में है अभी, यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलेगा, ये गंडांत पॉइंट है एक्चुअल, जो वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा है कर्क और सिंह का। तो इस पे जब किसी बच्चे का बोर्न होता है तो वो गंडांत पॉइंट कहलाया जाता है। तो दोबारा समझिए, यहाँ पर जो 4 नंबर है जब स्टार्टिंग करता है तो वो अश्लेषा नक्षत्र के अंदर है, अश्लेषा के अंदर। अश्लेषा को क्रॉस कर कर जब वो बॉर्डर लाइन के अंदर आता है और क्रॉस कर मघा के अंदर आता है, तो अश्लेषा और मघा इसलिए गंडांत पॉइंट बनते हैं, ठीक है। अगला गंडांत पॉइंट आपका आता है 8 नंबर और 9 नंबर में। 8 नंबर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का लास्ट का किसका? ज्येष्ठा, ज्येष्ठा का खत्म होकर वो, ज्येष्ठा से खत्म हो मूला के अंदर जा रहा है, तो लास्ट बुध का और मूला के अंदर जा रहा है। फिर बनता है अगला गंडांत पॉइंट आपका बनता है 12 नंबर पाइसिस से लेकर मेष में। तो पाइसिस का लास्ट है रेवती और उसका मेष का पहला है अश्विनी। इतना समझ आया गंडांत पॉइंट? ये हाई एनर्जी का है, तो इसलिए इन 6 नक्षत्र को अवॉइड करिएगा जब आपके पास ये आए कि इस बच्चे का हमें आप टाइम बता दीजिए, ठीक है, क्या हमें अवॉइड करने हैं। नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 13-20 13-20 13-20, सॉरी 13-20 का एक नक्षत्र होता है, 4 पदा होते हैं, 3-20 3-20 3-20, जिनको चरण बोला जाता है। चरण मतलब जो हम नामकरण करते हैं किसी बच्चे का। अश्विनी के जो 4 पदा मैंने आपको बताया, ये पीपीटी आपके पास आ जाएगा, कि जो जो हाई गंडांत पॉइंट है ना, हाई, द मोमेंट चंद्रमा अश्विनी में एंटर कर रहा है वो सबसे ज्यादा गंडांत का हाई पॉइंट है। पीछे वाले चरण फिर भी इतने ज्यादा खराब नहीं करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर मैंने बता रखा है कि इसमें जन्म होने पर बच्चे का कैसा रहता है, ठीक है। इतना सबको समझ आया कि गंडांत पॉइंट क्या होता है? बहुत इजी थे, मैंने पीपीटी बनाया और समझ आ गया होगा सब, ठीक है। अब पहला हमें अवॉइड करना जब किसी बच्चे का जन्म हो, पहला पंचांग दोष। जब आपके पास नामकरण संतान सिजेरियन के लिए आजकल जो क्वेश्चन आते हैं कि कैसे, और दूसरा हमें अवॉइड करना इन 6 नक्षत्र के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो हम कुछ प्लान कर नहीं सकते, भगवान ने जब करना है करना है, लेकिन सिजेरियन टाइम में आजकल लोग पूछते हैं तो 1-2 दिन हम कर सकते हैं, कह सकते हैं उनको अपनी तरफ से। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि हम सोचते हैं कि उस दिन ना हो, उसी दिन होता है। कब वो मतलब लोग सोचते हैं ना, लेकिन अब मैंने बोला ना, हम सब कुछ प्लान नहीं कर सकते, प्लान तो वही करेंगे,
तो उन पे छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ठीक है, आजकल आते हैं क्वेश्चन, तो एटलीस्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें इसका जवाब कैसे देना है। आप लोगों को रिप्लाई, इसलिए मेरा ये सिखाना जरूरी था। अब इसका आगे चलते हैं। अब एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं, ठीक है। 3-20, 3-20, 3-20, 3-20, 13-20 का एक पूरा नक्षत्र। 30 डिग्री की एक पूरी हमारी राशि है, जैसे मेष राशि ले लीजिए आप, तो उसमें अश्विनी के 4 चरण आएंगे, 3-20, 3-20, 3-20। देन भरणी के 4 चरण आएंगे, तो टोटल कितने हुए? 8। और एक चरण आएगा आपका कृतिका का, तो टोटल कितने हुए? 9। तो एक राशि के अंदर 9 चरण होते हैं। एक राशि के अंदर 9 पदा बोल लीजिए, आप 9 चरण बोल लीजिए, ठीक है। इसको पदा भी बोलते हैं, चरण भी बोलते हैं। तो 9 चरण होते हैं। तो इस तरह से पूरा हमारा जो चंद्रमा है एक एक चरण में मूव करता है। जो हमारा चंद्रमा है वो एक एक चरण में इस तरह से मूव करता है। तो 9 चरण है, ठीक है। एक चरण को क्रॉस करने में चंद्रमा को लगते हैं 6 घंटे। तो 54 आवर्स तक चंद्रमा एक राशि के अंदर रहता है, मतलब 2.25 दिन, कभी ऊपर नीचे, ठीक है। तो एक चरण को क्रॉस करने में लगते हैं चंद्रमा को 6 घंटे, ठीक है। अब आपको ये चीज समझनी है, दूसरी चीज जो इसके साथ में मैं ऐड कर रही हूँ, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ये बेसिक चीजें हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम इनमें भी थोड़ा लैग कर जाते हैं, तो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये 9 चरण है। 9 चरण के अंदर चंद्रमा इस तरह से ये मूव कर, सॉरी एक मिनट, हाँ, चंद्रमा इस तरह से इसमें मूव करता है 9 चरण के अंदर, और इस तरह से हमारा तिथि का निर्माण होता है, और इस तरह से नक्षत्र का चरण चेंज होता है। चंद्रमा मूव कर रहा है तो तिथि का निर्माण हो रहा है, नक्षत्र हमारा चेंज हो रहा है। ये जो चरण है ना, यही हमारे नाम अक्षर है। जो ये चरण है वही हमारे जो नाम पंडित जी आके घर पे निकालते हैं, वही हमारे नाम चरण है। तो अश्विनी का पहला चरण है चू, दूसरा चे, चो, ला, तिल। मेष राशि के अंदर कृतिका का 1 आता है तो ए तक आएगा। तो इन राशियों में अगर किसी का नाम है तो उनकी मेष राशि है। ये बच्चों का नामकरण निकालने का तरीका है। तो चंद्रमा जिस दिन बच्चा बोर्न हुआ, जिस दिन बच्चा बोर्न हुआ, उस दिन उस बच्चे का जो चंद्रमा जिस नक्षत्र चरण में था, वो नाम अक्षर आपको निकाल के बच्चे का देना। इसको मैं दोबारा आपको 1 मिनट 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ, जैसे किसी बच्चे का आज का जन्म है, आज का जन्म है तो नक्षत्र आपको दिख रहा है श्रवणा, दिख रहा है श्रवणा सबको। श्रवणा का स्वामी बनता है मून, और यहाँ पर ऊपर देखिएगा, यहाँ पर सभी सभी ग्रहों की डिग्रियां आती है। तो चंद्रमा इन श्रवणा पदा क्या है? 3। 3 नंबर पदा दिख रहा है सबको, और मून का नक्षत्र बन रहा है। तो विंशोत्तरी महादशा का निर्माण इस बच्चे का कहां से शुरू होगा? चंद्रमा की महादशा से, ठीक है। तो इस बच्चे का चंद्रमा जो, की महादशा से मैं। हाँ जी, हाँ जी सपना जी। तो चंद्रमा की महादशा से इसका शुरू होगा। तो इस बच्चे का जो सीक्वेंस शुरू होगा, वापिस पीपीटी पे जाइएगा और याद रखिएगा इस बच्चे का नक्षत्र चरण है श्रवणा 3, ठीक है। एक सेकंड, मुझे ये शेयर नहीं होगा, एक सेकंड। इस बच्चे का नक्षत्र है श्रवण 3, ठीक है। मैं तो अभी बता, लेकिन आप लोगों को देखना है कि हमें कैसा है। श्रवणा 3 का अक्षर बनता है खे, बनता है खे। तो पूरा भी राशि का पूरा भी देख सकते हो कि के खुशबू हो गया, खुशहाल हो गया, मेल है तो खुश, ये नाम आप डिपेंड्स ऑन आप उनको। पर श्रवणा के अक्षर कौन से हैं? खी, हु, खे, खो। और 3 चरण 3 का स्पेशली उनका बहुत फोकस है कि मुझे तो चरण 3 पे ही रखना है तो खे दीजिए, और पूरे नक्षत्र पर रखना है तो पूरा दीजिए, और अगर पूरी राशि पे रखना है तो पूरी राशि पे भी रख सकते हैं, जो शुरू होता है उत्तराषाढ़ा के 3 चरण से और धनिष्ठा के 2 चरण तक, जो हमारी मकर राशि शुरू होती है, ठीक है। अब यहां पर हमें नाम अक्षर भी आ गया हमारे पास, ठीक है। और एक सेकंड, ये जो मैंने आपको बताया था कि हमारा सीक्वेंस है, तो जिनका जन्म आज हुआ है उनका मून की महादशा के बाद दूसरी महादशा किसकी आएगी? मंगल की। तीसरी आएगी राहु की, चौथी आएगी जुपिटर की, 5वीं सैटर्न की, 6ठी मरकरी की, और 7वीं जाके केतु की आएगी, और फिर ऐसे चलेगी।
ये जनरल सीक्वेंस है, पर हर किसी का सीक्वेंस उसके नक्षत्र से डिसाइड होता है। ठीक है, इतना टॉपिक नामकरण कैसे करना है बच्चे का, क्या आपको सिजेरियन में सुजेशन अभी भी चलेंगे, अभी 2-3 चीजें और रहती हैं, लेकिन आपको कैसे उसको देखना है ये सारा सबको समझ आ गया ऑलरेडी, शायद पता भी होगा आप सभी को ये सब चीजें, बट मुझे बेसिक में क्लियर करनी जरूरी थी, क्योंकि फिर क्या होता है कि फिर पूछते हैं कि मैडम अभी क्या करें, क्योंकि मेरे से पूछा भी था, मैंने बताया था, पर हम भूल जाते हैं। तो ये पीपीटी तो आपके पास आएगी, वहां पर आप नाम अक्षर देख सकते हैं किसी का। इस नाम अक्षर को देखना इसलिए जरूरी है, जो काफी एज्ड लोग होते हैं जिनका कुंडली नहीं होता, कई बार हेल्थ इशू आता है, तो हम नाम सुनते हैं, नाम सुन के हम पता लग जाता है ये राशि है, नेचुरल है, कुंडली तो नहीं है। बहुत बार होता है, कोई बीमार होते हैं, जैसे जैसे लाजवंती, सिंपल सा एक नाम है लाजवंती, अभी कुछ दिन पहले मैंने उनका रिप्लाई किया था, वो बिस्तर पे थे, उनको पेन बहुत था, तो मैंने कहा आपकी मदर का नाम क्या है, कि लाजवंती, मेष राशि, ठीक है, मेष राशि बनता है, तो हम रेमेडी किसका देंगे उनको, मेष राशि, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि मेष को लगन बना लिया, अभी 12 नंबर में राहु चल रहा है, हम मेष से वो प्रश्न बनाकर उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप ये चीजें कर सकते हैं। तो ये नाम अक्षर हमें इसलिए पता होने चाहिए, नहीं पता है तो अपन कहीं भी आपको 2 मिनट में मिल जाते हैं, मैं पीपीटी दे ही रही हूँ, अपने फोन में रख सकते हैं, धीरे धीरे याद भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नाम अक्षर इसलिए हमें पता होना चाहिए, जिनकी कुंडली नहीं है, कोई हेल्थ इशू है, कोई प्रॉब्लम आ रखा है, तो उनके नाम अक्षर से भी हम कुंडली इस तरह से माइंड में बनाकर उनको उपाय या कोई चीज दे सकते हैं। जब हमारे पास कुंडली ना हो, कुंडली हो तो देखो कुंडली देखनी है, कुंडली नहीं है तो आप कह सकते हो कि हम इस चीज से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये तीसरा था वायु। वायु, प्राण वायु, क्यों नक्षत्र को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि बिना सांस के तो जीवन नहीं है ना, जल के बिना भी कुछ टाइम रहा जा सकता है, लेकिन अग्नि खराब हो तो भी जिया जा सकता है, लेकिन वायु, सांस के बिना तो जिया नहीं जा सकता, इसलिए नक्षत्र को इतना इंपॉर्टेंट कहा गया है। नक्षत्र से हम स्वभाव देखते हैं, किसी का अभी जब हमें नेचर देखना होता है तो हम नक्षत्र से देखते हैं। अब पहले हम ये देखते हैं कि मघा, मूला, अश्वनी, इनमें आप कभी भी कुंडलियां देखेंगे ना, इस बॉन्ड बच्चों की, इन बॉन्ड 6 नक्षत्र, 3 बुध के और 3 केतु के, तो आप देखेंगे उन बच्चों के जीवन में स्ट्रगल आपको दिखेगा। इसकी पूजा करवाई जाती है 27 दिन के भीतर, क्योंकि 27 दिन बाद वापिस वो नक्षत्र आएगा, तो जिस दिन चंद्रमा वापिस उस नक्षत्र में आता है उस दिन वो पूजा पाठ करवाया जाता है, शांति पूजा होती है यहाँ इस नक्षत्र की, तो वो करवाई जाती है, दान भी होता है प्रॉपर, वो करवाया जाता है। तो इस नक्षत्र में आप, कई बार लोग नहीं मानते हैं इन चीजों को, तो आप जनरली देखोगे अगर इन 6 नक्षत्र में कोई बच्चे का जन्म हो रखा और बहुत स्ट्रॉन्गली पिन पॉइंटली गंडांत पॉइंट पे हो रखा था ना, एकदम पिन पॉइंटली, एकदम बॉर्डर पे, उनके जीवन में हेल्थ इशू, करियर इशू, शादी इशू आपको क्लियर दिखेगा, धन से संबंधित इशू। और कुछ बच्चे आप देखते हैं कि जब वो पैदा होते हैं इन नक्षत्रों के, तो उनके फादर के बिजनेस में भी इशू आता है एक टाइम तक, फैमिली में भी इशू आपको दिखता है, ठीक है। तो इसलिए ये और कुछ आप हटाओ नहीं हटाओ, जैसे सिजेरियन के लिए आप बताओ, लेकिन आपको ये 6 नक्षत्र को अवॉइड करना जरूरी है, इनकी एनर्जी ऐसी, ऐसे नहीं है। मघा में ऐसा नहीं है कि अब कोई जन्मेगा ही नहीं, मघा, मघा का जो सिंबल बनता है वो बनता है थ्रोन, कुर्सी राजा की, ठीक है, तो राजा के समान उसका जीवन है। आपको बहुत फेमस लोगों की कुंडलियों में मघा दिखेगा, बहुत फेमस लोगों की कुंडलियों में मघा नक्षत्र दिखेगा, वहां पे केतु की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि केतु कैसा जाके कुंडली के अंदर बैठा है। बहुत फेमस लोगों के आपके मघा दिखेगा, गंडांत पॉइंट में लोग दिखेंगे, मैं दिखाऊंगी अभी पंचांग दोष की कुंडलियां, या आगे जो दूसरे पंचांग दोष या संक्रांति दोष है, ये इनमें आपको बहुत फेमस लोगों की कुंडलियां दिखेंगी। रीजन, उनकी कुंडलियों में इतने राजयोग होते हैं कि ऐसी छोटी मोटी चीजें, अब वो इतने बड़े पोस्ट पे अगर कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन रहा है तो क्या प्रारब्ध लेके आया है, वो प्रारब्ध ही ऐसे लेके आया है कि उसके इतने राजयोग हैं, तो ऐसे। लेकिन हम नॉर्मल जनजीवन में अगर हम देखते हैं तो ये 6 नक्षत्र मैंने दिक्कत होते देखा है, हमेशा देखा, ठीक है। जब कभी किसी संतान के बाद फादर के फैमिली में इशू, फादर के करियर में इशू, फादर फैमिली
में मदर की हेल्थ में इश्यू जब आते हैं तो इन 6 नक्षत्र में वो बच्चे आपको मिलेंगे ही। हाँ जी रेशमा जी, आपका हैंड रेज है। मैम हाँ मैम जी हाँ, प्रणव। प्रणाम। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है रेशमा जी, थोड़ा सा आगे करिए फोन को। ये अभी अपने अश्विनी नक्षत्र के सब गुण बताए, हाँ। तो उसमें वो पूजा आपने 27 दिन के बाद बोली। अभी हम्म, कुछ बच्चे तो हो गए बड़े, अभी उनकी पूजा तो कैसे कर सकते? होती है होती है होती है होती है, उतनी असर नहीं करती है, लेकिन करनी तभी होती है जिस दिन वो अभी दोबारा जब चंद्रमा अश्विनी में आएगा, होगी वो हाँ, उसी दिन, पर होगी वो वो। अभी में 27 दिन बोले क्यों 27 साल की वैसे करने पड़ेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, 27 दिन, जैसे बच्चा जिस दिन जन्म हुआ उस दिन अश्विनी नक्षत्र था, ठीक है। जब चंद्रमा 27 दिन बाद वापिस अश्विनी में आएगा उस दिन पूजा होती है, इसलिए हम 27 दिन बोलते हैं, ठीक है। कई बार ये भी होता प्रिकॉशन, जैसे रेवती में है किसी बच्चे का जन्म, तो 27 दिन तक फादर को उसका मुंह नहीं देखना होता। जब रेवती दोबारा चंद्रमा उसमें आ जाए और बच्चे की पूजा पाठ हो जाए तो उसके बाद फादर को बच्चे का मुंह देखने दिया जाता है। बहुत सारे प्रिकॉशन रीजनल लेवल पे हर जगह पर है, ठीक है। मैं अपने लेवल, मैं राजस्थान की हूँ तो मैं अपने लेवल पे बता रही हूँ, ठीक है। हर जगह पर इसके अलग अलग है। कोई लोग तो अश्विनी के दूसरे तीसरे चौथे चरण को गंडांत पॉइंट मानते ही नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वो दूर हो गया, दैट मोमेंट एकदम वो बॉर्डर लाइन नहीं है। तो हर जगह के अलग अलग है। तो रेशमा जी, अगर किसी बच्चे की शांति पाठ नहीं हुआ है, जिस दिन चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में आता है उस दिन करवाई जा सकती है ये पूजा। पर मैंने जितना देखा है कि बचपन में जो दैट 27 दिन में जो पूजा होती है उसका असर ज्यादा है एज कंपेयर देर करवाई हुई पूजा। हाँ, अभी वो तो पता बाद में चल गया, इसलिए हमको भी पता नहीं है, तो इसलिए बोल सकती हूँ मैं आपको। हाँ जी। एक टाइम मुझे किसको बोल सकते तो ऐसा भी बोल सकते कि ऐसा करना चाहिए। ये बताना आप लोगों को जरूरी है। हम सीधा कुंडली की प्रिडिक्शन पे आ जाए और हमें बहुत सारी बेसिक चीजें तो पता ही नहीं ना। अभी वही उनकी, ना, अभी हाँ उनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अभी आप देखेंगे पंचांग जब पूरा कंप्लीट होगा तब आपको समझ आएंगे कि बहुत सारी चीजें तो पंचांग में क्लियर हो जाती है वो है तो ना। है। अभी आप आपसे टीचिंग लेने के बाद इतना समझ में आ रहा है कि हम कितने पीछे हैं और कितना बाकी सीखना बाकी रह गए अभी। अभी जब तक कोर्स खत्म होता है हम करते हैं। मैम ये गंडान पॉइंट जो आप बोल रहे हो, अभी तो जैसे कि हमको किसी ने क्वेश्चन पूछा तो हम ये बता सकते कि इस 6 नक्षत्रों में नहीं, बट जैसे कि अभी कोई जिसकी उम्र 30 40 35 साल 40 साल है और उसमें पता लगता है कि इसका गंडांत मूल लगा हुआ है, तो उसमें फिर क्या करना चाहिए? अभी रेशमा जी ने या यही तो उसका पूछा राहुल जी, तो सेम यही क्वेश्चन का जवाब दिया है मैंने, सेम सेम इसी तो क्वेश्चन का उसमें जवाब दिया। तो उसमें वो पूजा करानी रहती है कि नहीं, वो हाँ मतलब आप करवा लीजिए, क्लियर पर नहीं। मैंने साफ बोला वो सेम असर नहीं आएगा जो 27 दिन में आया है। सेम क्वेश्चन का जवाब दिया है मैंने, सेम। कि आप अभी चंद्रमा अगर अश्विनी में है, किसी अश्विनी बॉन्ड है और बचपन में पूजा नहीं हो रखी है तो नहीं, आप, मुझे वो समझ में आ गया। आपने बोला सेम असर नहीं आएगा, मतलब उसका क्या रिpercussions होता है अब कि वो तो मतलब देखो उसको नेचुरल है ना। आप 27 दिन में पूजा करवाओगे तो आपको इतना दिक्कत नहीं दिखेगा, और आप 27 साल में पूजा करवा रहे हो तो आपने तो उसका असर देख ही लिया होगा ना, तो देख ही वो लिया होगा। इतना ओके, रिजल्ट नहीं आएगा। बस सिंपल सा अच्छा, बात। मैं ओके। रिकमेंडेशन ये देती हूँ, अगर पूजा नहीं हो रखी है तो करवा लीजिए, ताकि आगे आने वाले जीवन थोड़े सरल से निकले। हाँ, मुझे यही जानना था। ओके, ठीक हाँ हाँ लीना जी। मुझे ये जानना है कि कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे अडॉप्शन में चले जाते हैं। हम्म। तब भी उन बच्चों का पेरेंट्स जो होते हैं, सपोज बोर्न होते हैं, बच्चा जा रहा है अडॉप्शन के लिए, तो तब उनके पेरेंट्स पे, मतलब जैसे आपने कहा कि फादर का होगा, बिजनेस कम हो जाएगा या उनको पूजा करानी पड़ती है, तो क्या सेम असर होगा उनके ऊपर ऐसा? तो मैंने या ये, हाँ ये आपकी बात ठीक है। इतना देखो, ये तो मुझे एक्सपीरियंस से आएगा, अगर मैं किसी अडॉप्शन वाले बच्चे के फादर की लाइफ देखूंगी तो इस क्वेश्चन का जवाब तो मैं जब दे सकती हूँ जब मैंने ऐसा केस देखा हो, सीधी सी कि बात। मेरी फैमिली में कोई ऐसे अडॉप्शन में चाइल्ड आया तो वो गंडांत मूल के अंदर था, तो अब मेरे को ये उस टाइम भी समझ में नहीं आया क्योंकि एक्चुअल फादर तो कोई और है। तो लेकिन मुझे लगता है असर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, थैंक यू। आपके आ रहे हैं वहां पे असर? अभी मैंने नोट नहीं किया, उन्होंने पूजा तो करवाई है उस चीज की, बट मतलब माइंडसेट ये नहीं था कि एज ओ फादर, मतलब जहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है
तो अभी इतना वो रिलेशन बॉन्ड नहीं होता, तो अडॉप्शन से भी फर्क पड़ता है, ये चीज समझ में नहीं आई तो थी। मैं भी देखो, ये तो मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता पाऊंगी, अभी तक इस टाइप के मैंने चार्ट नहीं देखे जो मैं कह दूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ असर आना चाहिए। हाँ ममता जी। मैम एक बात पूछनी थी मैम, अगर लगन ही गंडांत में आ जाए तो मतलब जैसे गंडा रेवती नक्षत्र में बॉन्ड है तो तो वो चंद्र नक्षत्र तो नहीं है, बट चंद्र लगन नक्षत्र का, हाँ लग्न का है तो वो लग्न उसमें हाँ ही है, इफेक्ट तो देता है, इफेक्ट तो देता है, इफेक्ट देता है वो, तो फिर फादर पे इफेक्ट आएगा मतलब अगर इफेक्ट तो देता है। लेकिन हम्म चंद्रमा को इम्पोर्टेंट दी गई है क्योंकि आपके जीवन उससे चलता है, निर्माण विंशोत्तरी महादशा का होता है। लेकिन मैंने जनरली रेवती नक्षत्र, मतलब ये 6 नक्षत्र में जन्मे हुए बच्चों के जीवन में लगन नक्षत्र में, लगन जिस हम्म नक्षत्र में है, दिक्कत दिखा। और अच्छा मैम, और रेवती बहुत अच्छा नक्षत्र है, रेवती के पूषा बनते हैं, बहुत बढ़िया नक्षत्र है रेवती। गंडांत में आता है वो बात अलग है, पर हम्म धन के नेचर के हिसाब से रेवती बहुत बढ़िया नक्षत्र है। मैम, और दूसरा जैसे मतलब ये नक्षत्र जो गंडांत वाले हैं वो कहीं ना कहीं अगर चार्ट में देखा जाए तो कोई ना कोई उसमें गंडांत में आ ही सकता है। जैसे अगर कालपुरुष की कुंडली ले जाए तो अगर अपन देखें तो चौथे भाव में कोई भी अगर ग्रह बैठा हुआ है तो वो गंडांत के उसमें आ सकता है मैम। बड़े तो आराम फिर से। वो वहां पे इफेक्ट आएगा उस चीज का नहीं, थोड़ा बहुत? आपको सिर्फ चंद्रमा देखना है, चंद्रमा के नक्षत्र का गंडांत देखना है। गंडांत में अगर कोई ग्रह आता है तो ये कह सकते हैं कि एनर्जी हाई होगी, क्योंकि जल और अग्नि धुआं ही तो उठाएगी ना। हम्म वो जल का पोर्शन अग्नि वाली राशि में जा रहा है, तो वो क्या एकदम उछल रहा है ना वो अग्नि, हाँ वो तो बॉइल हो रहा है उसका मतलब हाई, वो। वो एनर्जी हाई, वो गंडांत पॉइंट है। अच्छा ठीक है, तो हाँ उस ग्रह की एनर्जी थोड़ी ऐसी रहती है, पर मैं ये बोलूं कि वो खराब हो जाएगा, नहीं, चंद्रमा के टाइम पे ज्यादा खराब। मतलब उसके थोड़े कारक तत्व में हाँ थोड़ा सा हाँ, प्रॉब्लम दिखाएगा वो। आता है। कभी ठीक है सुनते मैम। नहीं हो मंगल गंडांत पॉइंट पे रील्स आती है ना, मंगल गंडांत, हम्म क्योंकि मंगल खुद अग्नि, खुद हम्म अग्नि। और वो जब गंडांत पॉइंट पे आता है तो थोड़ा हाई एनर्जी देता है। ठीक है मैम, और मैं रेवती वाला आप कह रहे हो कि रेवती वाले में दिक्कत नहीं है, ज्यादा कम दिक्कत है? बस वो एंडिंग पॉइंट पे 29-28 डिग्री का जब कोई ग्रह हो वहां पर है। बट नक्षत्र रेवती बहुत अच्छा नक्षत्र है। 6 के 6 नक्षत्रों में सबसे अच्छा नक्षत्र ही रेवती है, इन 6 में बहुत बढ़िया एनर्जी, बहुत अच्छी है रेवती की। तभी अच्छा उसको पढ़ाऊंगी जब समझिएगा, रेवती बहुत बढ़िया है। मैम, मैं खुद ही रेवती में बॉर्न हूँ इसलिए गंडांत पे तो इसलिए पूछा था। लेकिन अब तो आप कुछ नहीं हो देखो, सकता इस एज में तो इस एज में तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप देखो धन, पैसे, रेवती, धन की, रेवती को जब मैं समझाती हूँ तो मैं धन को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, क्योंकि जो पूषा थे, उसके देवता थे, वो प्रोस्पेरिटी के देवता है। ठीक है, जानवरों की या पेड़ पौधों की, तो आपको इनमें बहुत इंटरेस्ट आता होगा। ठीक है, पेड़ हम्म पौधों में, गार्डनिंग हम्म, में, जानवरों में आपको बहुत इंटरेस्ट आता होगा। और धन के देवता, तो धन की कमी नहीं रहती जीवन में रेवती वालों की। लेकिन वही है, एकदम गंडान पॉइंट थोड़ा दिक्कत। और दूसरी चीज, रेवती नक्षत्र के बुध की स्थिति भी बहुत मायने रखती है, वो कैसा कुंडली में जाकर बैठा है, तो यहाँ से प्रेडिक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है। ठीक है मैम, हाँ जी थैंक यू। निशिकांत। मैडम ये जो गंडन पॉइंट है वो 1-2 डिग्री में ही रहेगा या पूरा नक्षत्र में एप्लीकेबल होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्गली 1-2 डिग्री पर रहता है। 29, 28, 29, 1 एंड 2, यानी कि चौथा चरण रेवती का और पहला चरण अश्विनी का ज्यादा स्ट्रॉन्गली इफेक्ट करते हैं, एज कंपेयर रेवती के पहला, दूसरा, तीसरा, अश्विनी का दूसरा, तीसरा, चौथा। स्ट्रॉन्ग ओके इफेक्ट आता है उनका 28, 29 और 1 एंड 2। बराबर। मतलब पूरा रेवती खराब नहीं होगा, सिर्फ लास्ट के जो डिग्रीज है वहीं पे ज्यादा कॉशन ज्यादा, लेना पड़ेगा। लेकिन अपन शांति पाठ के लिए तो पूरा ही करवाएंगे ना। अगर हम शांति पाठ बोलते हैं तो बोलेंगे बराबर। रेवती की पूरी शांति, अश्विनी चरण के हिसाब से तो शांति नहीं होगा, है ना। हम्म। कुछ जगह पर तो लास्ट टाइम हमारे घरों में किसी बोर्न हुए थे, उनका रेवती में था, तो मेरे से पहले पूछा तो मैंने कहा गंडांत पॉइंट आप पूजा करवा लो। उनके पंडित जी बोलते नहीं, हमारे एरिया में रेवती को गंडांत नहीं माना जाता। तो डिपेंड्स ऑन, रीजनल लेवल पे ये अलग अलग तरीके से लोग इसको समझाते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जितना देखा है, मैं ये मानती हूँ शांति पाठ तो 6 के 6 का होना चाहिए, अगर आप किसी से भी बोल। 6 के 6 में भी जो पॉइंट है वहां पे हाँ, नजदीक रहेगा तो ही yes, yes, इसेंशियल है, हाँ लंबा ज्यादा रहेगा नहीं, तो हाँ नहीं उतना नहीं नहीं इफेक्ट नहीं नहीं नहीं, आएगा। इतना एसेंशियल नहीं है। सही बोल रहे हो आप, एकदम सही है। ओके ओके, थैंक यू। रेशमा जी आपका क्वेश्चन है अभी?
इसके लिए उपाय क्या करना पड़ेगा मैम? उपाय इसमें शांति पाठ ही होता है और कोई उपाय नहीं है इसका। वही नहीं, फिर वो कोई लेट पूजा हो गई तो भी वही पूजा करनी हाँ पड़ेगी। हाँ, वही शांति पाठ के अलावा इसका कोई भी उपाय नहीं है। चलिए। ये आपको सारे उपाय वृत्तप्राशर होरा शास्त्र का पार्ट 2 है, पार्ट 2 के जो लास्ट के चैप्टर है उनमें इन सब के उपाय बता रखे। वृत्तप्राशर मैम होरा फिर उसकी बुक्स किधर से मिल सकती है अपने को? ये बुक, ये तो पीडीएफ में दे दूंगी, वृत्तप्राशर होरा शास्त्र तो पीडीएफ में सेंड कर दूंगी आप लोगों को, मेरे पास है। चलिए ठीक है, चलिए। हाँ लेकिन आ रहे हैं। हाँ रेशमा अभी जी, आप प्रिफेयर कर रहे हैं कौन सी बुक्स, वो भी हमको मिल अगर सकती मेरे है? पास किसी की पीडीएफ है तो वो तो मैं अपने आप भेज देती हूँ, अगर नहीं है तो फिर आप ले लीजिएगा। ठीक है, मैं हाँ आपको चलिए। रिकमेंडेशन दे दूंगी जैसे दूंगी। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। तो यहाँ पर इस गंडांत पॉइंट सबका पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पंचांग दोष सबका क्लियर हुआ, एक सब एकदम ठीक है। जब हमें और नामकरण कैसे करना है ये भी आज की क्लास में क्लियर हुआ सबका, कि नामकरण का हमें कैसे देखना है। किसी का अगर कोई हमसे पूछता है, मैं ये मानती हूँ हाँ आपके चंद्रमा पर आपका नाम होना चाहिए, मैं ये चीज बहुत स्ट्रोंगली इसको मानती हूँ। ठीक है, मैं ये चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो देती हूँ, भले ही कुछ भी चल रहा हो कहीं भी। हाँ जो वृत्तप्राशर होरा शास्त्र का भी शांताराम का एडिशन है उसमें आपकी कुंडली के अंदर कौन सा सबसे बली ग्रह है उसके हिसाब से भी नाम अक्षर दिए गए हैं। ठीक है, वही मैं आपको सेंड करूंगी, वही पीडीएफ है मेरे पास, ये इसकी पीडीएफ नहीं है, वी शांताराम वाली पीडीएफ है मेरे पास, वही मैं आप लोगों को सेंड करूंगी। उसमें दिया गया है, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ, बहुत स्ट्रांगली। क्यों? क्योंकि आपके जन्म का विंशोत्तरी महादशा का निर्माण ग्रहों के हिसाब से नहीं हो रहा है, आपकी विंशोत्तरी महादशा का निर्माण आपके चंद्रमा नक्षत्र से हो रहा है। ठीक है, और जब हम घर में किसी बच्चे का नाम बोलते हैं तो चंद्रमा एक्टिव हो रहा होता है बार बार, अगर आपका नाम कोई प्रोनाउंस कर रहा है तो, और आपकी दशा आपके नक्षत्र के हिसाब से चलती है। तो मैं इसको बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि आपको बच्चे का नाम उसके नक्षत्र चरण के हिसाब से रखवाना चाहिए या रखना चाहिए, और आपको वो फर्क दिखेगा, आपको फर्क दिखेगा जिस बच्चे का नाम नक्षत्र के नाम पे रखा गया और जिसका एक मॉडर्न नेम के हिसाब से कुछ भी समझ के जो पसंद आया वो रख दिया गया है, आपको फर्क दिखेगा उनके जीवन में और स्वभाव में। कभी भी इसको नोट कर लीजिएगा आप। तो मैं बहुत स्ट्रॉन्गली इस चीज को मानती हूँ कि चंद्र नक्षत्र पे आपके बच्चे का नामकरण होना चाहिए। नक्षत्र में नहीं है, कई बार नक्षत्र कैसे आद्रा का वर्ड है कु ख गढ़, अब इस पे तो क्या नाम रखोगे आप? ठीक है, तो फिर आप पूरी मिथुन राशि का नाम दे सकते हो। अगर नक्षत्र पे नहीं हो रहा है, जैसे आद्रा पे नहीं हो सकता नाम, ठीक है, तो आद्रा पे नहीं है तो मिथुन राशि पूरी, आद्रा किसके अंदर आती है? मिथुन के अंदर, तो मिथुन का पूरा नाम अक्षर आप जो 9 चरण 9 ही आएंगे, तो 9 अक्षर में से आप कोई नाम दे सकते हो। अगर नक्षत्र पे नहीं बनता है तो राशि पर भी आप नामकरण कर सकते हो। मैम मेरे बेटे का नाम लक्ष्य है, पर उसकी मेष राशि में ली निकला था, पर मैंने हाँ, लक्ष्य रखा था, तो कोई फर्क पड़ेगा उससे? नहीं नहीं नहीं, राशि पूरी राशि पे आप रख सकते हो, लय पूरा नाम उसके अंदर ही आता है, मेष के अंदर कोई भी अक्षर हो पूरा मेष के अंदर आता है। भरणी नक्षत्र का उसका जन्म है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको राशि नक्षत्र पे नहीं है तो राशि पे रख सकते हो, और लय ओके पूरा का पूरा मेष के अंदर आता है। ओके, दीदी थैंक एक यू। क्वेश्चन है। हाँ जी संदीप जी। दीदी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा मूला नक्षत्र जो है फादर पे इफेक्ट करेगा, कौन सा मदर को करेगा, वो ये मैंने कैसे डिफाइन पीपीटी में करें? आपको दिया हुआ है, पीपीटी अच्छा में आपको ठीक दिया है, हुआ ठीक है दीदी पढ़ लेंगे। है, ठीक है, जी वो पूरा मैंने लिखा हुआ पीपीटी में। ठीक है। ठीक है, और इसके और अब हम जनरली संदीप जी कोई भी अपन बेसिक की बुक पढ़ते हैं ना जिसमें ये सब दिया होता है, उधर भी लिखा होता है, उसमें भी लिखा होता है, मैंने भी इस पीपीटी में दिया है, उधर भी लिखा होता है ये नॉर्मल बेसिक बुक में। ठीक है, चलिए अब ये 3 टॉपिक कवर हुए हमारे, नामकरण और गंड मूल, इसको गंडांत मूल या गंड मूल या मूला का बच्चा जन्मा हुआ, ऐसे अक्षरों से इनको बोला जाता है। ठीक है, और पहला पंचांग दोष। और आज की हम राशियां समझ लेते हैं कि राशियां हमारी नक्षत्र, अब नक्षत्र से प्रिडिक्शन कैसे निकाला जाता है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले आप नक्षत्र को आप इतना समझिए कि नामकरण में गंड मूलों में हम इसको कैसे प्रयोग करेंगे, क्योंकि आगे से जब कोई कुंडली आती है तो आपको सीधा देखना है क्या ये गंड मूलों का तो नहीं है, इसके अंदर कोई पंचांग दोष तो नहीं है। 3 पंचांग दोष में से एक पंचांग दोष मैंने आपको आज बता दिया।